पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ मैंने हाई कोर्ट को पढ़ा रहा था। हाई कोर्ट के संबंध में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी थी आपको, और जो भी आवश्यक चीज़ें थी बता दी थी। एक दो चीज़ें मैं बता के फिर थोड़ा अधीनस्थ न्यायालय पे आऊँगा। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बताना है, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि इसके बाद फिर हम जिस चीज़ को पढ़ाएंगे वो काफ़ी विस्तृत है। क्योंकि हम अनुच्छेदवार पढ़ा रहे हैं, तो अब जो बचा है उसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे एक अनुच्छेद है 231, और ये 231 पूछा जाता है। 231 ही कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। और आप देखते हैं कि भारत में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट हैं। जैसे मुंबई हाई कोर्ट जो हमने पिछली वीडियो में बताया था हाई कोर्ट वाले में, कि मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा दोनों आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर जो है 2 या 2 से अधिक राज्य हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 231 कहता है कि 1 या 1 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है वो हाई कोर्ट हो सकता है एक ही। तो ये किसमें अनुच्छेद 231 में है। और इस हाई कोर्ट में भी नियुक्ति या अन्य जितनी प्रक्रियाएँ बताई हैं वो सब सेम होंगी। नियुक्ति भी वैसे ही होगी और बाकी चीज़ें भी सेम रहेंगी। इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। पहले हमने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया, फिर हमने आपको हाई कोर्ट के बारे में पढ़ाया, और अब हम थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा आपको अधीनस्थ न्यायालयों के बता दें। अधीनस्थ न्यायालय मतलब ये है कि जिला एवं सत्र न्यायालयों के बारे में हल्का सा बता दें। कि आप जानते हैं कि जो है वो जो आर्टिकल 233 है, आर्टिकल 233 पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आर्टिकल 233 है ये जिला न्यायाधीश की बात करता है, जिला न्यायालय की बात करता है। और आप जानते हैं कि जो जिला न्यायालय होता है उसका जो प्रधान होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। और आपने कभी घूमे होंगे तो कार्यालय लिखा रहता है जिला एवं सत्र न्यायाधीश कानपुर देहात, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय कानपुर देहात, जिला एवं सत्र न्यायालय लखनऊ। तो जिला एवं सत्र न्यायालय होता है, तो उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं। और जो जज होते हैं, अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था चलती आ रही है, अगर हम देखें कि नियुक्ति कहाँ से होती है जजों की, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ से आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि वैकेंसी आती है PCSJ की, ठीक है। तो ये लोग आते हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं शुरुआत में। इसके बाद अगर ये क्रिमिनल में जाते हैं, और अगर ये सिविल से शुरुआत करते हैं तो फिर जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, इस तरीके से सिविल जज होते हैं। और भी तमाम न्यायालय हैं, ऐसा नहीं कि केवल न्यायालय यही है या यही इनकी नियुक्ति होती है। मैं थोड़ा केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि PCSJ जो बना वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएगा। अन्य न्यायालय हम कहते हैं रेलवे संबंधित जो न्यायालय हैं जी, उसमें अगर आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं, रेलवे के संबंध में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, तो वहाँ भी जो लॉ एंड ऑर्डर का आप कुछ गड़बड़ करते हैं तो वहाँ भी हमारा जज बैठता है। वो एक अलग बात होगी। हम आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो हमने बताया था ना कि हमारी न्यायिक व्यवस्था जो एकीकृत है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, और वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, वो पूरा का पूरा कार्यालय जो डिस्ट्रिक्ट में होता है उसको बोलते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। और उसका जो प्रधान होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। उसके नीचे फिर अपर जिला जज होते हैं, और अपर जिला जज के नीचे फिर जो होते हैं 2 धाराएँ हमारे यहाँ क्रिमिनल के लिए अलग है और सिविल के लिए अलग है। तो यहाँ सिविल जज, जूनियर डिवीज़न, सीनियर डिवीज़न, यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब होते रहते हैं। फिर यही लोग ADG बन जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज भी बन जाते हैं, दोनों तरफ के लोग। एक भर्ती और भी होती है कि आप HJS की परीक्षा पास कर लें, हायर जुडिशियल सर्विस की, तो आप सीधे ADG बन जाते हैं। आप सीधे ADG बन जाते हैं, प्रमोशन पा करके डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं। तो एक तो ये सब तरीके हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज बनने का जो संविधान में तरीका दिया गया है वो एक और तरीका दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है। और संविधान में जो दिया गया है
वो सीधे डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 233 ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति होगी वो की जाएगी गवर्नर के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है संविधान में। संविधान में लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, गवर्नर के द्वारा और हाई कोर्ट के परामर्श से, हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। और ये भी लिखा है कि अभी तो हमने बताया कि ये सब राज्य सेवा के जो लोग होते हैं ये भी डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं, लेकिन 233 क्या कहता है, 233 हम आपको क्यों बता रहे हैं। 233 एक तो ये बात कहता है नियुक्ति कौन करेगा, और दूसरी ये भी बात कहता है कि राज्य सेवा से भिन्न किसी व्यक्ति की भी नियुक्ति गवर्नर कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक जो है वो लीडर रहा हो या अधिवक्ता रहा हो, या अधिवक्ता रहा हो। यानी ऐसे व्यक्ति की भी नियुक्ति गवर्नर हाई कोर्ट के परामर्श से कर सकते हैं। पर नियुक्ति तभी होगी इसकी जब हाई कोर्ट इसके लिए सिफारिश करेगा कि इस व्यक्ति को जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी, पूछी जाती है कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष अधिवक्ता रहना आवश्यक है, तो कितने वर्ष, 7 वर्ष प्लीडर रहा हो या अधिवक्ता रहा हो। और अगर इसके नाम की सिफारिश हाई कोर्ट करता है कि भाई इसको जज बना दिया जाए, तो फिर गवर्नर उसकी नियुक्ति कर सकते हैं। एक चीज़ और है इसी में बता दें हल्की सी, 235 से कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे या अधीनस्थ न्यायालय होंगे, किसी भी राज्य के सारे अधीनस्थ न्यायालयों का जो नियंत्रण होता है वो हाई कोर्ट के पास होता है। किसके पास होता है, अगर पूछा जाए किसी भी प्रकार का जो नियंत्रण होता है वो सब हाई कोर्ट के पास होता है। यहाँ तक कि इनके जो जजेज होते हैं इनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी जो होती है वो भी हाई कोर्ट करती है। तो इस तरीके से प्रशासकीय नियंत्रण किसके पास होता है, अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासकीय नियंत्रण जो है वो होता है हाई कोर्ट के पास। जिस राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासकीय नियंत्रण की बात पूछी जाए या जनरल पूछा जाए तो आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासकीय नियंत्रण उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के पास होगा। केरल के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासकीय नियंत्रण जो होगा वो केरल उच्च न्यायालय के पास होगा। ये हो गया। अब इसी वीडियो में हम थोड़ा दो चार अनुच्छेद बता देते हैं कि ये पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ अभी तक हमने राज्यों के बारे में पढ़ाया था, अब थोड़ा संघ राज्यों जो हमारे यहाँ जानते हो जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके संबंध में 2-4 अनुच्छेद हैं। तो कई अनुच्छेद, लेकिन ये 4-5 अनुच्छेद मैं आपको 4 बताऊंगा। ये 4 अगर आप याद रखेंगे और इनमें क्या याद रखेंगे तो हो सकता है कि अगर 1-2 अनुच्छेद जो मैं ये समझ करके कि बहुत आवश्यक नहीं है छोड़े दे रहा हूँ, तो अगर उनसे संबंधित कभी कोई चीज़ पूछी भी जाएगी तो अगर आपको ये 4 अनुच्छेद पता हैं तो कई बार क्वेश्चन हम जब करते हैं तो कई बार हमें उनका उत्तर मालूम होता है, हम जान जाते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि उसका उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा फिर ये तो ये होगा। तो ये वाला चैप्टर हम थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपको ये 4-5 अनुच्छेद बता दो जो इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर आपको ये दिमाग में रहेगा तो इनसे इस अनुच्छेद 239 से लेकर के और ये जो 5-7 अनुच्छेद हैं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा ये है कि 239 ये पूछा जाता है। 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक, तो 239 ये कहता है कि जो संघ राज्य क्षेत्र होंगे इनका प्रशासन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार। अनुच्छेद 239 कहता है कि जो यूनियन टेरिटरीज होंगी इनका जो प्रशासन होगा वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होगा। तो एक तरीके से अगर पूछा जाए कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? अनुच्छेद 239 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करें। और करते कैसे हैं? राष्ट्रपति जो है
अपना एक प्रशासक अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ नियुक्त करते हैं। कहीं संघ राज्य क्षेत्रों में आप देखेंगे कि जो प्रशासक होता है, कहीं उसको प्रशासक बोला जाता है और कहीं उसको उपराज्यपाल बोला जाता है। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल बोला जाता है तो अंडमान निकोबार में प्रशासक बोला जाता है। ये भी कभी कभी पूछ देते हैं कि कहाँ प्रशासक बोला जाता है और कहाँ उपराज्यपाल बोला जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि दिल्ली में बोला जाता है उपराज्यपाल और दादरा और नगर हवेली में क्या बोला जाता है, प्रशासक बोला जाता है। ठीक, दादरा और नगर हवेली में प्रशासक बोला। ये दो ही राज्यों के उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके बाद आता है 239 का। 239 का 239 का ये कहता है कि कुछ संघ राज्यों के लिए, कुछ संघ राज्यों के लिए, ये पूछा जाता है ये अनुच्छेद, कुछ संघ राज्यों के लिए विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों की स्थापना। ये आपको याद रखना है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद 239 का कहता है। आप जानते हैं कि आज की तारीख में 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इन संघ राज्यों में केवल 2 ही संघ राज्य ऐसे हैं, एक दिल्ली और एक है पांडिचेरी। ठीक, इन केवल 2 ही संघ, अब तो खैर तीसरा भी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ भी विधानमंडल होगा, मंत्रिपरिषद होगी। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो 8 राज्यों में केवल 3 राज्य ऐसे होंगे भारत में हैं जहाँ पर उन संघ राज्यों की अपनी विधानसभा भी होगी, विधानमंडल भी होगा और मंत्रिपरिषद भी होगी। तो इस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकार के द्वारा ही संसद किसी भी संघ राज्य के लिए या तो केवल विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों की व्यवस्था कर सकती है। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि दिल्ली या पांडिचेरी में अगर ये चीज़ें हैं और बाकी संघ राज्य में नहीं है तो ये ऐसा किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद के आधार पर यहाँ किया गया होगा, तो अनुच्छेद 239 का के आधार पर इन राज्यों में विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों की व्यवस्था की गई। एक अनुच्छेद इतना याद रखिएगा, 239 का 2 बार का यानी मतलब ए। तो ये 239 का में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध है। आपको पता है कि दिल्ली के बारे में कई विशेष उपबंध हैं और उनको यहाँ बहुत ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली के बारे में कौन कौन से विशेष उपबंध हैं। आपको केवल इतना दिमाग में रखना है कि एक अनुच्छेद ऐसा है जो दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध करता है और वो अनुच्छेद कौन सा है, वो अनुच्छेद है 239 का। ठीक है, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। अच्छा, इसके बाद एक अनुच्छेद और आपको याद रखना है संघ राज्य क्षेत्र में, ये भी इम्पॉर्टेंट है और वो है 239 खा। तो 39 खा जो है वो सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से सदनों विधानमंडल के सदन या मतलब सदनों, दोनों सदन या किसी एक सदन के विश्रांत काल की स्थिति में गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी विश्रांति काल में, यानी अगर किसी राज्य में विधानमंडल है तो विश्रांति काल में, अन्यथा की स्थिति में नॉर्मल काल में, ये जान लीजिए कि अगर मतलब ये विश्रांति काल में हैं तो प्रशासक अध्यादेश जारी कर सकेगा और उस अध्यादेश का भी सब कुछ, अध्यादेश के बारे में सब कुछ वैसे ही चीज़ें रहेंगी जैसे अन्य किसी राज्य के गवर्नर के द्वारा जारी की गई अध्यादेश की बारे में होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अगर राज्यों के राज्यपाल को उस समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति है जब वहाँ के विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन विश्रांति काल में हैं, तो वही अधिकार यहाँ संघ राज्य के प्रशासक को भी दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही बताएंगे।
इसके बाद हम अगला जो वीडियो होगा हम भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताएंगे। वो बड़ा अध्याय है, बड़ा विषय है। थैंक यू।